हाँ, भारतीय टेलीविजन के इतिहास में देखें तो कुछ किरदार ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ एक शो का हिस्सा नहीं रह जाते। वो हमारी हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। धोती कुर्ता पहने, आंखों में एक गहरी सी सोच, और 1940 के दशक के कलकत्ता की किसी पुरानी गली में टहलता हुआ एक शख्स। नाम है व्योमकेश बख्शी। और एक ऐसा किरदार जो अपने लिए जासूस या डिटेक्टिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करता। हाँ, वो खुद को कहता है सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी मतलब सत्य का अन्वेषण करने वाला। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दर्शन है। बिल्कुल, और यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि 1988 में दूरदर्शन पर आया यह धारावाहिक सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं था। ये शरदिंदु बंद्योपाध्याय के साहित्य, बसु चटर्जी के सिनेमाई यथार्थवाद और रजत कपूर के बेमिसाल अभिनय का संगम था। हाँ, पर सवाल यह है कि आज के नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के जमाने में जहां हर 10 सेकंड में कहानी पलट जाती है, ये धीमी रफ्तार वाला शो इतना यादगार और जरूरी क्यों लगता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और मुझे लगता है इसका जवाब इस शो की बनावट में ही छिपा है। अच्छा। ये हमें अपराध की चकाचौंध नहीं दिखाता, बल्कि अपराधी के मन के अंधेरे में ले जाता है। ये किसने किया से ज्यादा क्यों किया पर जोर देता है। तो चलिए फिर इसकी एक एक परत खोल कर देखते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस किरदार ने जन्म लिया। शरदिंदु बंदोपाध्याय की कलम से। हाँ, उनके लेखन में ऐसा क्या खास था जिसने व्योमकेश को, मतलब शर्लॉक होम्स जैसे किरदारों की भीड़ में एक अलग ही पहचान दी? देखिए, ये समझने के लिए हमें उस दौर के बंगाली साहित्य को देखना होगा। जासूसी कहानियां लोकप्रिय तो थीं, लेकिन उनमें अक्सर एक विदेशी रंगत होती थी। शरदिंदु बंदोपाध्याय ने एक ऐसा किरदार गढ़ा जो पूरी तरह से भारतीय था, मतलब सोच में, वेशभूषा में और अपने सामाजिक परिवेश में भी। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने रहस्य को कहानी का अंत नहीं बनाया, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को समझने का एक जरिया बनाया। मतलब उनकी कहानियों का हीरो सिर्फ सुराग नहीं बल्कि इंसानी फितरत के निशान खोजता था। एकदम। क्या इसका कोई अच्छा उदाहरण किसी कहानी से दे सकती हैं? बिल्कुल। उनकी एक शुरुआती कहानी है अर्थ मनर्थम। उसमें एक पेचीदा वसीयत का मामला है। अब कोई भी साधारण जासूस शायद दस्तावेजों की छानबीन में लग जाता। हाँ, जाहिर है। लेकिन व्योमकेश क्या करता है? वो उस परिवार के हर सदस्य के साथ वक्त बिताता है, उनकी बातों को सुनता है, उनके आपसी रिश्तों के तनाव को समझता है। अच्छा। उसे एहसास होता है कि अपराध की जड़ दस्तावेजों में नहीं है, बल्कि लालच और असुरक्षा की भावना में है। उसके लिए अपराध एक पहेली नहीं, एक मानवीय त्रासदी है। ये बहुत बड़ा फर्क है, यानी एक्शन बाहर नहीं, किरदारों के भीतर चल रहा है। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से उनकी कहानियों की रफ्तार धीमी और कंटेम्पलेटिव, मतलब चिंतनशील है। एकदम। उनकी कहानियों में आपको गाड़ियों का पीछा या गोलीबारी नहीं मिलेगी, बल्कि व्योमकेश घंटों अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा है या अपने दोस्त अजीत से बहस कर रहा है। हाँ। शरदिंदु बंदोपाध्याय का मानना था कि सबसे बड़ी पहेली इंसान का दिमाग है और उसे सुलझाने के लिए रफ्तार नहीं, धैर्य और गहरी समझ की जरूरत होती है। उन्होंने व्योमकेश को कोई सुपर हीरो नहीं बनाया। नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाया जो अपनी बौद्धिक क्षमता और नैतिक मूल्यों का इस्तेमाल करता है। ऐसी गहरी साहित्य कृति को पर्दे पर उतारना तो मतलब किसी चुनौती से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल। यहाँ एक ऐसे निर्देशक की जरूरत थी जो कहानी की आत्मा को समझे, न कि सिर्फ उसके ढांचे को। और तब तस्वीर में आते हैं बसु चटर्जी। हाँ, और ये चुनाव अपने आप में बहुत दिलचस्प था। वही तो मैं सोच रहा था। बसु चटर्जी जो रजनीगंधा, छोटी सी बात, हाँ, खट्टा मीठा। हाँ, खट्टा मीठा जैसी मध्यम वर्गीय, हल्की फुल्की और दिल को छू लेने वाली फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अचानक एक जासूसी धारावाहिक बनाने का फैसला क्यों किया? ये उनकी शैली से बिल्कुल अलग लगता है। पहली नजर में अलग लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो बसु चटर्जी इस काम के लिए सबसे सही व्यक्ति थे। वो कैसे? उनकी फिल्मों की ताकत क्या थी? यथार्थवाद, आम इंसान, असली लोकेशन और सादगी से कही गई कहानियां। उन्होंने व्योमकेश बख्शी के साथ भी यही किया। अच्छा। उन्होंने इसे एक थ्रिलर की तरह नहीं, बल्कि एक पीरियड ड्रामा की तरह बनाया। वो चाहते थे कि दर्शक 1940 के दशक के कलकत्ता को महसूस करे, ना कि सिर्फ एक अपराध कथा देखे। और ये महसूस होता भी है। वो ट्रैम की घंटियां, पुरानी एम्बेसडर कारें, घरों का इंटीरियर, वो लोगों के कपड़े, सब कुछ इतना असली लगता है। हाँ, जैसे हम कोई शो नहीं बल्कि टाइम मशीन में बैठकर उस दौर में पहुंच गए हैं। बिल्कुल। उन्होंने भव्य सेट या नाटकीय संगीत का सहारा नहीं लिया।
उस दौर के दूसरे जासूसी शोज में एक रहस्यमयी माहौल बनाने के लिए तेज संगीत और डरावने साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल होता था। बसुदा ने इसके ठीक उल्टा किया। उन्होंने हल्की, धीमी और शास्त्रीय संगीत पर आधारित धुनें इस्तेमाल की। कई बार तो सिर्फ माहौल की आवाजें होती हैं, घड़ी की टिक टिक, पंखे की आवाज। हाँ, मैंने भी गौर किया है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां दर्शक का ध्यान पूरी तरह से कहानी और किरदारों के मनोविज्ञान पर केंद्रित हो जाता है। उनकी एक और खासियत थी, वो लंबे शॉट्स का इस्तेमाल। कैमरा बस लगा रहता है और किरदार बात करते रहते हैं। आज के दौर में शायद कोई एडिटर उसे उबाऊ के लिए काट देगा। और वही बसुदा की कला थी। वो लंबे शॉट्स के जरिए दर्शकों को सोचने का वक्त देते थे। सोचने का वक्त। हाँ, जब व्योमकेश चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा होता है तो कैमरा उस पर टिका रहता है। उस चुप्पी में एक तनाव होता है। दर्शक भी व्योमकेश के साथ सोचने लगता है, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है। बसु चटर्जी ने हमें एक दर्शक नहीं बल्कि एक सह अन्वेषक बना दिया। बिल्कुल, को-इन्वेस्टिगेटर। ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। इस साहित्यिक गहराई और निर्देशक की कला को पर्दे पर उतारने के लिए सिर्फ अच्छे कलाकार नहीं, बल्कि ऐसे कलाकार चाहिए थे जो उन किरदारों को जी सकें। और जब व्योमकेश की बात आती है तो रजत कपूर के अलावा कोई और चेहरा जहन में आता ही नहीं। सच कहूं तो आज भी ये कल्पना करना मुश्किल है कि कोई और अभिनेता व्योमकेश का किरदार निभा सकता था। रजत कपूर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने किरदार के हीरोइज्म को नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत को पकड़ा। इंसानियत को। हाँ, उनका व्योमकेश कोई फिल्मी हीरो नहीं है जो भारी भरकम डायलॉग बोले। वो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखें और उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है। मुझे उनका वो तरीका याद है, जिस तरह वो किसी से बात करते हुए उसे सिर्फ सुनते हैं, पूरी तरह से स्थिर, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। हाँ, सामने वाला असहज हो जाता है, लेकिन व्योमकेश के दिमाग में चीजें अपनी जगह पर बैठ ही होती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अभिनय का मतलब हमेशा कुछ करना नहीं होता। कई बार कुछ न करना ज्यादा प्रभावी होता है। रजत कपूर ने व्योमकेश की बौद्धिक शक्ति को उसकी शांति और संयम के जरिए दिखाया। एक असाधारण दिमाग जो एक साधारण दिखने वाले इंसान के शरीर में है। वो कभी अपनी होशियारी का दिखावा नहीं करता। यही बात उसे दर्शकों के इतना करीब ले आती है। वो हमें यकीन दिलाता है कि सच की खोज के लिए ताकत की नहीं, बल्कि समझ की जरूरत है। और व्योमकेश की इस बौद्धिक यात्रा में उनके साथी हैं अजीत। के रैना का निभाया ये किरदार सिर्फ एक साइड किक से कहीं ज्यादा है। ओ बिल्कुल। अक्सर लोग उनकी तुलना शर्लॉक होम्स के डॉक्टर वॉटसन से करते हैं, पर क्या ये तुलना सही है? ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अजीत का किरदार वॉटसन से ज्यादा गहरा है। वॉटसन अक्सर होम्स की प्रतिभा पर चकित होते रहते हैं, लेकिन अजीत व्योमकेश को चुनौती भी देते हैं। हाँ, ये तो है। वो एक लेखक हैं, एक संवेदनशील इंसान हैं। वो कहानी के नैतिक केंद्र की तरह काम करते हैं। जब व्योमकेश किसी केस की ठंडी तार्किक परतों में खो जाता है, तो अजीत उसे मानवीय पहलू की याद दिलाते हैं। हाँ, अजीत ही वो हैं जो दर्शकों के मन में उठने वाले सवाल पूछते हैं। वो एक तरह से हमारे प्रतिनिधि हैं उस कमरे में। सही कहा। व्योमकेश की जटिल सोच को वो हमारे लिए सरल बनाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो व्योमकेश के सबसे करीबी दोस्त हैं। उनकी केमिस्ट्री इस शो की जान है। दोनों के बीच की नोकझोंक, एक दूसरे की चिंता और आपसी सम्मान का रिश्ता, हाँ, बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। अजीत की मौजूदगी व्योमकेश के किरदार को अकेला और रूखा होने से बचाती है। वो व्योमकेश के दिमाग की आवाज है, तो अजीत उसके दिल की। उनके बिना व्योमकेश की कहानी अधूरी है। तो हमने कहानी, निर्देशन और किरदारों की बात की। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। आज के दौर में इस शो की क्या प्रासंगिकता है? क्या आज का दर्शक, जो 10 सेकंड के ट्विस्ट और तेज एडिटिंग का आदी है, इस शो के धैर्य को समझ पाएगा? कहीं ये शो आज के दौर में सिर्फ एक अकादमिक रुचि बनकर तो नहीं रह गया है? ये सवाल बहुत वाजिब है, और मेरा जवाब है कि ये शो आज पहले से कई ज्यादा प्रासंगिक है। ज्यादा प्रासंगिक? हाँ, आज हम सूचना के महासागर में जी रहे हैं। हर सेकंड हमें खबरें, वीडियो और ओपिनियन मिल रहे हैं, लेकिन इस शोर में सत्य कहीं खो गया है। व्योमकेश बख्शी हमें उसी सत्य तक पहुंचने का तरीका सिखाता है। आप कह रही हैं कि इसका धीमापन इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि आज के दौर में इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये शो हमें रुकना सिखाता है। ये हमें ध्यान से देखना और सुनना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर पहलू पर विचार करना कितना जरूरी है। आज की दुनिया हमें तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्ट करने के लिए उकसाती है, जबकि व्योमकेश हमें सोच समझकर जवाब, रिस्पॉन्ड देना सिखाता है। इसमें चिल्लाहट नहीं, बल्कि संवाद और संकेत है।
ये दिमाग को उत्तेजित नहीं करता बल्कि उसे विस्तृत करता है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि शो अपराध को कभी ग्लोरीफाई नहीं करता, जैसा कि आज के कई क्राइम शोज में होता है। कभी नहीं। यहाँ अपराधी कोई स्टाइलिश विलन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराधी एक आम इंसान होता है जो लालच, ईर्ष्या, डर या किसी और मानवीय कमजोरी का शिकार हो जाता है। शो अपराध को एक सनसनीखेज घटना की तरह नहीं बल्कि एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या की तरह पेश करता है। सही बात है। इसीलिए हर कहानी के अंत में एक उदासी का भाव होता है। जीत का जश्न नहीं होता बल्कि एक इंसान के पतन का अफसोस होता है। ये दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? व्योमकेश बख्शी सिर्फ दूरदर्शन का एक पुराना हिट शो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये भारतीय साहित्य और सिनेमा की एक अनमोल धरोहर है। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब कहानी कहने में एक ठहराव था, एक ईमानदारी थी। ये एक ऐसा शो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जा सकता है, क्योंकि ये किसी खास समय या तकनीक से नहीं बल्कि इंसान की बुनियादी समझ और भावनाओं से जुड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि जासूसी सिर्फ अपराध सुलझाना नहीं बल्कि समाज और इंसान को समझने की एक प्रक्रिया है। हाँ, ये सत्य के उस रास्ते पर चलना सिखाता है जो शायद लंबा और मुश्किल हो पर अंत में सुकून देने वाला होता है। बिल्कुल। और यही इसकी स्थायी अपील है। ये मनोरंजन करता है, शिक्षित करता है और सबसे जरूरी हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी कलाकृतियां कभी पुरानी नहीं होती। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जहां हमें हर सेकंड अनगिनत सूचनाएं और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही हैं, लेकिन सच और झूठ के बीच का फर्क लगातार धुंधला होता जा रहा है। क्या हमें अपनी जिंदगी में एक सत्यान्वेषी के नजरिए की ज्यादा जरूरत नहीं है? एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ क्या हुआ की सतह पर न रुके बल्कि क्यों हुआ की गहराई तक जाने की हिम्मत और धैर्य रखे।